तो ये फर्स्ट यूनिट के अंदर नेचर ऑफ बिजनेस है। नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। कंसेप्ट यानी ख्याल। कंसेप्ट का मीनिंग होता है ख्याल। एवरी पर्सन परफॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। हर कोई अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म यानी काम करते हैं अलग अलग। दीज एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड, एंड भी नहीं, कैन बी क्लासिफाइड इनटू इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी आर्थिक प्रवृत्ति, बिन आर्थिक प्रवृत्ति। Human occupations, all the human activities are classified into two categories. जो फर्स्ट कैटेगरी, कैटेगरी यानी वर्गीकरण, प्रकार, टाइप्स। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर इंस्पायर्ड बाय लव, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, सिंपैथी यानी किसी पे दया, ह्यूमनिटी, मानवता, एंड सिमिलर सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट यानी लागणी। फॉर एग्जाम्पल, a housewife cooking for her family, a man's sacrifice for his country, sacrifice यानी बलिदान, his visit to temple for prayers, these are non-economic activities. तो ह्यूमन एक्टिविटीज में पहले लव, दूसरा पेट्रियोटिज्म, उसके बाद में सिंपैथी, ह्यूमनिटी और सिमिलर सेंटिमेंट्स। ये काम में पैसे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, खाली सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड कैटेगरी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, उसमें प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ लिखा है। संपत्तिનું સર્જન અને विनिमय, एक्सचेंज यानी एक दूसरे के साथ में अदला बदली करना कोई चीज को, उसको बोला जाएगा। इन इकोनॉमिक्स दे आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल, अ लॉयर goes to court, a teacher to the school, a government servant to his office, an employee to his workplace, factory owner to his office in the factory to earn their living। यानी कोई भी इंसान इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए करता है। जैसे लॉयर कोर्ट में जाता है, टीचर स्कूल में, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट यानी सरकारी नौकरी करने वाला अपने ऑफिस में जाता है, या कोई एम्प्लॉय अपनी वर्क प्लेस पे जाता है, या फैक्ट्री ओनर अपनी फैक्ट्री में जाता है काम करने के लिए। दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशन, मानवीय प्रवृत्ति, ह्यूमन ऑक्यूपेशन यानी इंसान जो काम करता है वो। द ह्यूमन ऑक्यूपेशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, एक प्रोफेशन, दूसरा एम्प्लॉयमेंट और तीसरा बिजनेस। 11th स्टैंडर्ड पहला चैप्टर, बराबर। प्रोफेशंस आर दोज ऑक्यूपेशन which include the rendering, rendering यानी प्रोवाइडिंग यानी सप्लाइंग, बाजू में लिखा है स्पेशल एंड एक्सपर्ट टाइप ऑफ पर्सनल सर्विस। अब डॉक्टर आपको एक तरह की दवाई नहीं देता, 10 पेशेंट आते, 10 को अलग अलग दवाई देगा उनकी बीमारी समझ के। लॉयर आपका केस लड़ेगा, वो आपका केस समझ के लड़ेगा, मतलब वो भी एक तरीके से सारे सेक्शन नहीं लगा पाएगा, बराबर। तो मतलब ये होता है कि आपको आपके प्रॉब्लम के हिसाब से सर्विस मिलती है, इसलिए इसको पर्सनल सर्विस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द लीगल प्रोफेशन, a lawyer takes up the legal cases and offers legal advices to his client for his fees। दूसरे एग्जाम्पल में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर, ये सब तुमको लीगल एडवाइस देने वाले, लीगल एडवाइस आपकी प्रॉब्लम को समझ के देंगे। ये पर्सनल सर्विस है। तो प्रोफेशन में हमने कौन कौन सी बातों को देखा? सबसे पहले स्पेशल और एक्सपर्ट टाइप ऑफ सर्विस होती है,
दूसरा सिर्फ सर्विस होती है इसके अंदर, और तीसरा पर्सनल सर्विस होती है। टू एंटर द प्रोफेशन, उसके पास मिनिमम एकेडमिक, एकेडमिक यानी शैक्षणिक और अदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कानून ने प्रिस्क्राइब किया, यानी लॉ जो बनाया गया उस लॉ में अगर लॉयर बनना है तो आपके पास एलएलबी की डिग्री मिनिमम होनी चाहिए। डॉक्टर के लिए आपके पास एमबीबीएस, बीएचएमएस या बीएएमएस की डिग्री मिनिमम होनी चाहिए। तो ये सारी डिग्रीज लॉ के हिसाब से जरूरी है। और देयर प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी उनके न खुद के एसोसिएशन होते हैं यानी संगठन, वो जो डिसाइड करते हैं ना, वैसे डिग्री आपको रखनी पड़ती है। अगर वो डिग्री ना हो तो आप प्रैक्टिस कर नहीं पाते। एम्प्लॉयमेंट, इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अ पर्सन हैज टू वर्क, अंडरलाइन ऑलरेडी डाल कर दे बोले दो, अंडर एन एग्रीमेंट ऑफ सर्विस और रूल्स ऑफ सर्विस। यानी एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एम्प्लॉयर आपके पास से सबसे पहले, एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयर आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में रूल्स ऑफ सर्विस लिखा होता है और एग्रीमेंट होता है उसके अंदर। जैसा एग्रीमेंट वैसा ही आपको काम करना है। एंड परफॉर्म्स द वर्क एज पर द असाइनमेंट, जितना काम सौंपा गया उतना काम आपको करना है। पर दिस वर्क, पर हिज वर्क ही गेट्स रेम्यूनरेशन इन फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरीज एंड अदर अलाउंसेस। तो उसको काम मिलेगा, लेकिन काम के सामने रेम्यूनरेशन यानी वर्तर, रेम्यूनरेशन वर्तर पगार, सैलरी, रिटर्न, कंसिडरेशन कितने नाम लूँ, बराबर, जिसको अपने वेजेस बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं या अदर अलाउंस, अलाउंस यानी बेनिफिट। समटाइम्स a professional person may accept the employment in government or private organization. For example, government or private offices employs chartered accountant, legal advisor. तो प्रोफेशनल पर्सन किसी को एम्प्लॉय, कोई जगह पे एम्प्लॉय बन सकता है। जैसे कि अगर मैं एज ए लॉयर किसी लॉ फर्म के अंदर नौकरी कर सकता हूँ, डॉक्टर किसी हॉस्पिटल के अंदर नौकरी कर सकते हैं, बराबर नहीं। चार्टर अकाउंटेंट भी ऐसे ही किसी जगह पे नौकरी कर सकते हैं। अब बिजनेस, इसके बाद बिजनेस या तो कंसेप्ट ऑफ बिजनेस देखो। बिजनेस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कैरिड ऑन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग इनकम और प्रॉफिट। कैरिड ऑन यानी चलावવામાં આવે, और अर्निंग इनकम यानी कमाવું, आवक कमावा માટે या तो प्रॉफिट कमावा માટે। एंड देयर बाय टू एक्यूमुलेट यानी ભેગું કરવું, वेल्थ यानी संपत्ति, और परचेसिंग पावर या खरीदने की शक्ति यानी खरीद शक्ति बोलते हो परचेसिंग पावर का मतलब। एक्यूमुलेट का मतलब ભેગું કરવું કહેવાય, कलेक्ट। तो इसमें क्या देखा आपने, बिजनेस इज, पहले तो बात इकोनॉमिक एक्टिविटी है पहला। दूसरा, उसमें ऑब्जेक्ट यानी मकसद तुम्हारा क्या होता है कि हम इनकम या तो प्रॉफिट कमाएं, और उसके बाद हम जितनी भी उसके अंदर से पैसे कमाते हैं उसके अंदर से अपने वेल्थ को क्रिएट करें यानी संपत्ति नु सर्जन करिए, और या तो परचेसिंग पावर एक्यूमुलेट करें यानी परचेसिंग पावर को इकट्ठा करें। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन स्टोर, शू फैक्ट्री एक्सेट्रा, ये सब क्या काम करते हैं, प्रोविजन स्टोर या तो शू फैक्ट्री के अंदर यही काम होता है, बिजनेस किया जाता है। अब ओल्ड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, ओल्ड कंसेप्ट सजेस्टेड द बिजनेस ऑफ बिजनेस इज टू डू बिजनेस, यानी खाली पैसे कमा के जानो। इसका मतलब क्या कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एट एनी कॉस्ट, अंडरलाइन करो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सोल, सोल यानी फक्त एक, सोल ऑब्जेक्टिव का मतलब सिर्फ एक मकसद था बिजनेस का, और वो क्या था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए।
उसके बाद it means that the business was related with accumulation of wealth and economic power even at the cost of social justice. सामाजिक न्याय मतलब किसी का नुकसान होता होने। देखो सोशल जस्टिस किसको बोलते हैं कि मैं अपना फायदा भले कर रहा हूँ लेकिन उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो सोशल जस्टिस है। मेरे फायदे के कारण किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है कि आप अपना फायदा तो करते हो लेकिन सामने वाले का नुकसान हो रहा है, सामने वाले को चीटिंग कर रहे हो उसके साथ में आप, राइट। तो हम यहाँ पे सोशल जस्टिस को इग्नोर करते थे, मतलब ध्यान में नहीं रखते थे। कब? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के ऑब्जेक्ट के टाइम पे। अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्ट बिजनेस वाज कंसिडर्ड एज एन एंड इन इटसेल्फ। एंड यानी मकसद, एंड यानी मकसद, पर्पस। एंड का मतलब क्या होता है? पर्पस। यानी हम ऐसा मान के चलते थे कि बिजनेस का मकसद सिर्फ बिजनेस करना चाहिए, लोगों को कोई चीज पहुंचाना वो सब अपना मकसद नहीं है। हमारे हिसाब से बिजनेस का मतलब क्या था? सिर्फ इतना ही कि हम बिजनेस करें यानी मतलब प्रॉफिट कमाए, दूसरा कुछ नहीं देखना उसके अंदर। अब चेंजिंग कंसेप्ट यानी आज के जमाने में मॉडर्न कंसेप्ट क्या हुआ बिजनेस का? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट बिजनेस इज नॉट एन एंड, यानी बिजनेस अकेला मकसद नहीं है, बट बिजनेस इज अ वैल्यूएबल मीन। वो सिर्फ एक मीन यानी रास्ता, साधन, सोर्स। सोर्स बोलेंगे उसको, साधन यानी वो सिर्फ जरिया है जिसके कारण तुम क्या अचीव करोगे? पब्लिक गुड यानी ह्यूमन वेलफेयर को अपने अचीव करेंगे, लोगों का भला कर पाए। यानी ऐसा नहीं कि भला करना तो पैसे नहीं कमाने, हम उनको वो चीज प्रोवाइड करें कि जो उनको लगे कि नहीं अफोर्डेबल यानी पोसाई देवी है, यानी हम उसका एक्सप्लॉयटेशन ना करें, किसी का बुरा ना चाहे, उसको अपने क्या बोलते हैं? ह्यूमन वेलफेयर या तो पब्लिक गुड बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर देयर इज ओनली वैलिड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस पर्पस। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। टू क्रिएट अ कस्टमर किसने बताया? तो पीटर ड्रकर ने। वैलिड यानी लायक और डेफिनेशन यानी व्याख्या। बिजनेस का एक ही पर्पस है, कस्टमर कैसे भी क्रिएट करो। और कस्टमर क्रिएट करने में हम ये नहीं देखते कि अपने प्रॉफिट का कई बार नुकसान होता है तो वो भी चला लेते हैं। अब बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू बेसिक फंक्शंस, एक तो मार्केटिंग और दूसरा मोटिवेशन। मार्केटिंग यानी बेचना, मार्केटिंग यानी बेचना प्रोडक्ट को, और मोटिवेशन का मतलब एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन। अब आपके पास अगर प्रॉफिट आता है तो आप मोटिवेटेड यानी एनकरेज होते हो कि मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, बराबर, और हम ज्यादा बिजनेस करें, ये हमारे लिए पॉसिबल होता है। देयरफॉर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स, वेयरएज ऑल अदर फंक्शंस आर कॉस्ट। बाकी सारे फंक्शन क्या है? कॉस्ट यानी उसका खर्चा है। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट खाली एक ही, प्रोडक्ट को बेचना और प्रोडक्ट को बेच के पैसा कमाना। कंक्लूजन, कंक्लूजन यानी एनो सार, कंक्लूजन यानी एनो सार શું આવે? Earlier the objective of the business was to get maximum profit, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना वो हमारा मकसद था। देन इट वाज रिप्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कम सर्विस। बाद में ऑब्जेक्टिव क्या बना? प्रॉफिट तो प्रोवाइड करेंगे लेकिन साथ में हम उनको अच्छी सर्विस भी देंगे। कम यानी साथे। प्रॉफिट थ्रू सर्विस एंड इट इंक्लूड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी सामाजिक जवाबदारी, टुवर्ड्स ऑनर्स यानी मालिक की तरफ, वर्कर्स की तरफ, कंज्यूमर्स की। देखो ऑनर्स की तरफ क्या जिम्मेदारी है? ऑनर्स ज्यादा प्रॉफिट मांगते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी मांगते हैं, पहली जवाबदारी वो पूरी करनी है। दूसरी, वर्कर्स चाहते हैं कि टाइम पे पगार मिले और अच्छी वर्किंग कंडीशन में काम करने का मिले। तीसरा, जो कंज्यूमर्स है वो अच्छी प्रोडक्ट को सस्ते में नहीं अफोर्डेबल प्राइस पे चाहते हैं। कम्युनिटी यानी सोसाइटी और कम्युनिटी दोनों ये चाहते हैं कि सोसाइटी
बेनिफिट में रहे ऐसा काम बिजनेस करे, सोसाइटी का नुकसान ना हो, खास करके एनवायरमेंट का नुकसान ना हो, ये देखा जाता है। और गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और टैक्स का पैसा जो बिजनेस है वो टाइम पे हमको पे करे। अब इंटर रिलेशनशिप ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एट ए ग्लांस। एट ए ग्लांस यानी एक नजर में, एट ए ग्लांस यानी एक नजर में। अपने इसको इन नटशेल बोलते हैं। फैक्टर्स, फॉर्मल बेसिस फॉर एस्टैब्लिशमेंट और कमेंसमेंट। कमेंसमेंट એટલે શરૂ કરવું, સ્ટાર્ટ। कमेंसमेंट यानी शुरू करूँ, स्टार्ट, स्टार्ट करूँ। और फॉर्मल यानी वैदिक, यानी किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हो ना, इसको फॉर्मल बोलेंगे। अगर कोई भी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हो तो इसको फॉर्मल बोलेंगे। फॉर्मल बेसिस फॉर एस्टैब्लिशमेंट यानी शुरू करना कैसे है। तो बिजनेस में इंडिविजुअल डिसीजन, इंसान डिसाइड करता है कि मुझे बिजनेस करना है, और साथ में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है उसका। फॉर्मेलिटीज, अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ यानी कानून उसको मांगता है तो आपको ये भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फिर प्रोफेशन, तो मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी। मेंबरशिप किसकी तरफ से आती है? प्रोफेशनल बॉडी, यानी कौन? प्रोफेशन की बात करूं, अगर डॉक्टर बनना है तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। अगर आपको लॉयर बनना है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो बार काउंसिल ऑफ गुजरात का आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। अगर आपको इसके बाद में समझो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, उधर जाओ, उधर जाओ। और अगर समझो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आईसीएआई का मेंबर आपको बनना पड़ेगा। फिर एम्प्लॉयमेंट में खाली कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्वालिफिकेशन, बिजनेस में कोई स्पेशल नॉलेज की आपको जरूरत नहीं है, यानी कोई डिग्री की आपको जरूरत नहीं है। प्रोफेशन की बात करें तो एक्सपर्ट, और एक्सपर्टीज चाहिए, अपने फील्ड की एक्सपर्टीज चाहिए। एक्सपर्टीज यानी कुशलता, और ट्रेनिंग चाहिए इन स्पेसिफिक फील्ड नेसेसरी। जबकि एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी स्पेशलाइज नॉलेज सब जगह पे जरूरी नहीं है, कुछ जगह पे तो आपको थोड़ा बहुत काम आता है तो भी चल जाता है। फिर कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट यानी मूडी की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है। रिक्वायरमेंट यानी जरूरियात, और वेराइज लिखा है यानी बदलते जाना। जबकि प्रोफेशन में सम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट, प्रोफेशन के अंदर जरूरत है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। पर शुरुआत में जब अपने प्रोफेशनल यानी एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक चालू करेगा तो कैपिटल चाहिए। उसको अपनी क्लिनिक के अंदर फर्नीचर बसाना पड़ेगा, अपनी क्लिनिक के अंदर उसको दूसरे इक्विपमेंट लाने पड़ेंगे, उसके लिए उसके पैसे की जरूरत पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट, उसमें कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, तो ट्रांसफर पॉसिबल विद रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज। ट्रांसफर पॉसिबल है लेकिन कैसे? कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा करो तब ट्रांसफर पॉसिबल है। यानी अगर माली की ट्रांसफर करनी हो तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशन में नहीं। डॉक्टर अपने बेटे को नहीं बोल सकता तू भी कल से डॉक्टर, वो नहीं बोल सकते। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट में भी अपने जगह पे किसी दूसरे को काम पे नहीं भेज सकता। इंडिविजुअल रिस्क, बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क है, जोखम। सबसे ज्यादा इंडिविजुअल जोखम किसके अंदर है? बिजनेस के अंदर। प्रोफेशन में भी है, अगर क्लिनिक है उसके अंदर पानी घुस गया तो बारिश में, ये रिस्क है। लेकिन प्रोफेशन में, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट के अंदर जरा भी नहीं है। जिस फैक्ट्री में तुम काम करते हो इस फैक्ट्री में अगर कोई भी नुकसान होता है तो इससे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमको कोई पैसे भरने नहीं आते उसके अंदर, बराबर। तो एम्प्लॉयमेंट में नन बोला जाता है। फिर रिटर्न, तो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट या तो उसका कोई भी शेयर यानी हिस्सा। जबकि प्रोफेशन के अंदर प्रोफेशनल फीस आपको देनी पड़ती है। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिटर्न क्या मिलता है? सैलरी। ये 7 बाद में दूसरी बार रिपीट हो गया है तो इसको कैंसिल कर देना। 8वां, नेचर ऑफ वर्क, किस तरह का काम किया जाता है। नेचर यानी प्रकार। गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस के अंदर आप गुड्स बनाते हो या सर्विस प्रोवाइड करते हो, प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। जबकि प्रोफेशन के अंदर पर्सनलाइज सर्विस, प्रोफेशनल के अंदर पर्सनलाइज सर्विस है, यानी आप जैसी बीमारी लेके जाओगे डॉक्टर वैसा इलाज करेगा, लॉयर वैसा ही केस सॉल्व करेगा जैसा आपका आपकी क्वेरी है। और एम्प्लॉयमेंट,
तो परफॉर्मिंग वर्क असाइन बाय सुपीरियर्स, सुपीरियर जो काम बोले ना वो काम आपको करना पड़ता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो ये हुआ तुम्हारे लिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सेकेंड क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। सेल तो समझ में आ गया, बेचना। ट्रांसफर करना, इसका मतलब क्या हुआ, मालिकी हक जिसका बदला जाए उसको ट्रांसफर बोलेंगे अपने। फिर उसके बाद एक्सचेंज करना यानी लेन देन, लेवर देवर, फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। और ये किसके लिए किया जाता है, सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। अब all kinds of business activities are directly or indirectly related with the transfer or exchange of goods and services for value। यानी कोई भी चीज को कीमत देके अपने बेचते हैं या तो खरीदते हैं, एक कीमत होती है उसकी जिसको अपने कंसिडरेशन बोलते हैं, यानी जिसको बोलते हैं वर्तर, रिटर्न। दिस कैरेक्टरिस्टिक सजेस्ट टू थिंग्स, दोनों को अंडरलाइन करो, वन इज एक्सचेंज और दूसरा है सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, यानी इंसान की जरूरतों को पूरा करना। यानी जरूरत, पहली बात तो तुम जो चीज बनाते हो वो तुम किसी के साथ में एक्सचेंज करोगे, उसके पास से अपने पैसे लेंगे और वो इंसान हमारे पास से जो कोई भी चीज खरीदेगा उससे वो अपनी जरूरतों को पूरा करेगा। बिजनेस इंक्लूड्स द प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल टू सेटिस्फाई द फेल्ट नीड ऑफ द पीपल ऑफ द कम्युनिटी। देखो ये फेल्ट नीड है ना, इसका मतलब तुमको जरूरत महसूस होनी चाहिए, महसूस होने वाली जरूरत को फेल्ट नीड बोलेंगे। और जरूरी, एकदम जरूरत कब लगेगी, जब इंसान बीमार पड़ेगा, दवाई की नीड है लेकिन वो फेल्ट नीड, अभी के अभी चाहिए आपको दवाई, बराबर। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन कुक्स द फूड इन हिज रेस्टोरेंट टू सेल टू हिज कस्टमर्स इन एक्सचेंज ऑफ मनी। इट इज द बिजनेस बिकॉज इट इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ फूड। पहले अपने क्या करते हैं, फूड का एक्सचेंज करते हैं विद मनी, एंड सामने वाले की जो भूख है वो सेटिस्फाई होती है, यानी ह्यूमन नीड्स कंप्लीट होती है। ओके, बिजनेस डज नॉट इंक्लूड प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अंडरलाइन करना, दा किया हुआ है, फॉर सेल्फ कंजम्पशन। और अगर मैं जिसको फ्री ऑफ चार्ज यानी किसी के भी पास से पैसे लिए बिना अगर उसको वो चीज में दे रहा हूं तो उसको अपने एक्स ग्रेशिया बोलेंगे। एक्स ग्रेशिया का मतलब आगे लिखा हुआ है फ्री ऑफ चार्ज, जिसको मुफ्त में दिया जाए उसको अपने क्या बोलेंगे, एक्स ग्रेशिया बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन कुक्स द फूड एट होम फॉर पर्सनल कंजम्पशन, तो इसको अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोलेंगे, इसको अपने बिजनेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सचेंज नहीं होता। राइट, ये तुम्हारा पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। तो क्या देखा इसमें, दो बातें, एक जरूरी है एक्सचेंज और दूसरा जरूरी है उस एक्सचेंज से ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करवाना। अब डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, दिस कैरेक्टरिस्टिक सजेस्ट दैट बिजनेस इंक्लूड्स डीलिंग इन गुड्स। गुड्स यानी जो दिखते हैं वो गुड्स है, सर्विस आपको दिखती नहीं है, सर्विस हम खाली महसूस कर पाते हैं। द गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स, अब कंज्यूमर गुड्स नीचे लिखा है, द एंटरप्राइज प्रोड्यूसिंग और प्रोवाइडिंग एंड सेलिंग क्लोथ्स, शूज, क्रॉकरी। क्रॉकरी का मतलब क्या, बर्तन, बराबर, और फर्नीचर एंड व्हीकल, इन सबको अपने क्या बोलेंगे, कंज्यूमर गुड्स में डील करने वाला। फिर डीलिंग इन प्रोड्यूसर गुड्स, द एंटरप्राइज इज प्रोड्यूसिंग और प्रोवाइडिंग इन सेलिंग मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। प्रोड्यूसर गुड्स में क्या आता है कि जिसको अपने यूज करते हैं किसी दूसरी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब बीजी वस्तु बनावा માટે જેનો વપરાશ થાય ને, જેમ કે મશીન છે,
એ આપને કઈ ઘરે લઈને નથી આવતા, પણ એ મશીનથી આપણે યુઝ કરે છે શું? એ મશીનથી આપણે યુઝ કરીએ, મશીનનો યુઝ કરીને આપણે બનાવીશું કોઈ બીજી પ્રોડક્ટને, એટલા માટે એને શું કહેવાય? પ્રોડ્યુસર ગુડ્સ કહેવાય, રાઈટ? इक्विपमेंट એટલે સાધન. डीलिंग इन सर्विस यानी इनटेंजिबल गुड्स, जो दिखते नहीं है वो इनटेंजिबल गुड्स, जिसको अपने क्या बोलेंगे? सर्विस. जैसे इंश्योरेंस की सर्विस होती है, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई, वाटर सर्विस नहीं है, वाटर की सप्लाई सर्विस है. अब रिकरेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, रिकरेंस એટલે વારંવાર થવું, રિપીટેશન, રિપીટ થવું. This characteristic of business suggests that there should be continuous exchange of goods and services with value. यानी गुड्स एंड सर्विस को कंटिन्यूअसली तुम एक्सचेंज करते जा रहे हो, इसको बार बार रिकरेंस बोला जाता है, यानी एक्टिविटीज का बार बार एक्सचेंज होना वो जरूरी है तुम्हारे लिए. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन सेल्स हिज रेडियो सेट एंड गेट्स द मनी, इट शोज एक्सचेंज. लेकिन वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ एक बार रेडियो को बेचते हो. लेकिन अगर रेडियो की तुम्हारी दुकान है और तुम उसको बार बार वही एक्टिविटी को करते रहते हो तो वो बिजनेस है. एक बार किसी चीज को बेचना, उसको अपने बिजनेस नहीं बोलेंगे. ऑन द अदर एंड, व्हेन अ पर्सन सेल्स हिज रेडियो सेट, गेट्स द मनी एंड बाय सम मोर रेडियो सेट्स टू सेल देम फर्दर, यानी उसको बार बार बेचना है, तो बार बार बेचने वाले के लिए हम क्या यूज करेंगे? उसको अपने रिकरेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस बोलेंगे. इफ ही कीप्स ऑन डूइंग सच थिंग्स, इट शोज रिकरेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस. रिकरेंस यानी वो ट्रांजेक्शन का बार बार होना. फिर प्रॉफिट मोटिव. दिस कैरेक्टरिस्टिक सजेस्ट दैट प्रॉफिट मोटिव यानी प्रॉफिट नो हेतु यानी नफा नो हेतु लखो. मोटिव किसका चाहिए? प्रॉफिट का. इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द बिजनेस. इट इज सेड दैट बिजनेस इज ए ह्यूमन एक्टिविटी, पर उसमें अंडरलाइन करो, विच एम्स टू ऑब्टेन द वेल्थ, जिसमें तुम वेल्थ को क्रिएट करते हो, ज्यादा से ज्यादा वेल्थ कलेक्ट करेंगे हम. ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस एम टू गेट मोर देन व्हाट दे हैव स्पेंट और दे हैव इन्वेस्टेड. उनको हमेशा है ज्यादा मिलने की उम्मीद होती है कि हम जितना इन्वेस्ट करते हैं ना, उससे ज्यादा पैसे हमको रिटर्न में मिलेंगे. अगर मैं 1 लाख इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं सोचूंगा कि 1 लाख से ज्यादा ही मुझे रिटर्न में मिले. तो ये प्रॉफिट जो है ना, उसके बिना कोई भी बिजनेस चलेगा ही नहीं. The profit motive is directly or indirectly put as an objective of the business, such as maximum profit at any cost. पहले क्या बोलते हैं? सबसे ज्यादा प्रॉफिट, यानी कस्टमर को इन्हें पूरी तरह से चीट करो, ऐसा बोला जाए. दूसरा क्या? प्रॉफिट कम सर्विस, यानी पहले सर्विस प्रोवाइड करो, बाद में प्रॉफिट के बारे में सोचो, राइट? उसके बाद में प्रॉफिट थ्रू सर्विस, वो भी सेम हुआ. मैंने आपको पहले लेक्चर में ये समझाया था कि प्रॉफिट थ्रू सर्विस का मतलब पहले सर्विस प्रोवाइड करो, बाद में प्रॉफिट होगा उसकी उम्मीद रखे. तो तीनों तीन है आपके प्रॉफिट मोटिव के अंदर आते हैं. फिर नेक्स्ट देखें, एलिमेंट ऑफ रिस्क. दिस कैरेक्टरिस्टिक सजेस्ट दैट बिजनेस इंक्लूड्स एलिमेंट्स ऑफ रिस्क. द रिस्क मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस. रिस्क का मतलब कहाँ पे तुमको लॉस हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी, चांस, पॉसिबिलिटी का मतलब. एलिमेंट એટલે તત્વ કહેવાય. It is also known as uncertainty, अचोक्कसता, uncertainty. The profit of the business generally depends upon the efforts of the entrepreneur as well as uncertainty. Entrepreneur यानी नियोजक, यानी बिजनेस को मैनेज करने वाला. तो पहले तो तुम अपनी मेहनत का पैसा निकालते हो, साथ में ये भी चेक करते हो कि जो प्रॉफिट में चाहता हूँ वो किस लिए चाहता हूँ. एक तो मेहनत के सामने, और दूसरा मैंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया ना उसका रिटर्न. मेहनत और पैसे का रिटर्न, लेकिन रिटर्न कब आएगा? जब मैं रिस्क फेस करूंगा, यानी सामने कोई जोखम होगा तब. प्रॉफिट जितना जोखम जोखम ज्यादा है उतना प्रॉफिट भी ज्यादा, लेकिन जितना जोखम कम उतना प्रॉफिट भी कम होता है. कुछ लोग सेफ प्ले करते हैं, मतलब ऐसा कि हमको जोखम ज्यादा नहीं चाहिए,
तो इसलिए वो लोग कम प्रॉफिट में भी बिजनेस कर लेंगे। तो कुछ लोग इससे भी ज्यादा जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं, तो वो लोग ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। चेंज इन सम अदर फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड, बियॉन्ड यानी थी बाहर, बियॉन्ड यानी थी बाहर, आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। दिस फैक्टर्स इंक्लूड, देखो कौन कौन से, पहले तो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का कभी भी बदल जाना, ये सबसे पहला फैक्टर है। क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल जाएगी तो जो मशीन तुमने अभी अभी लिया था वो बेकार हो गया, तुमको वो वापस बदलना पड़ेगा। दूसरा, चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर की पसंद और नापसंद बदल जाना। अगर कंज्यूमर की पसंद नापसंद बदल जाएगी तो इसके साथ में तुमको नुकसान होगा किस बात का, क्योंकि जो चीज़ तुम बना रहे हो वो अगर तुम्हारी उनकी फेवर में नहीं होगी तो वो चीज़ मार्केट से बिल्कुल डिमांड नहीं किया जाएगा और आपको इतना नुकसान होगा। रॉन्ग डिसीजन बाय द मैनेजमेंट, कई बार हेस्ट यानी हड़बड़ाहट में ज़्यादा गलत डिसीजन लिए जाते हैं। तो कई बार तो किसी से ना पूछने के कारण या एक्सपर्ट की एडवाइस बराबर ना मिलने के कारण गलत डिसीजन लिए जाते हैं, उसका भी जोखिम उठाना पड़ेगा। फिर लेबर प्रॉब्लम, जिसमें स्ट्राइक और लॉकआउट होता है। स्ट्राइक, हड़ताल, लॉकआउट का मतलब ताड़ाबंदी। इसका मतलब क्या, कि बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय हड़ताल पे चले जाए ने, या तो ऑनर खुद चाहे कि बिजनेस को बंद कर दे तब। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की खामी कमी होना। इंक्रीज इन कंपटीशन, कंपटीशन का बढ़ जाना। फिर फायर, आग लगना। थेफ्ट यानी चोरी होना। नेचुरल कॉजेज यानी कुदरती कारण से। इफ these there are favorable changes in the factors and entrepreneur makes right decision, he gets profit। प्रॉफिट कब होगा, सब चीज उसकी फेवर में जाएगी तो प्रॉफिट, लेकिन सब चीज उसकी अगेंस्ट में जाएगी तो उसको लॉस होगा। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे।